Assalamu alaikum dear students, I am your instructor Salman Amin Malik for the course Operation Research. आज Operation Research का 16th lecture है and we are almost have covered the half of our course. Lectures भी half हो गए हैं और course जो है in fact मैं बड़ा slowly और एक्सप्लेन करता हुआ जो है हर लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट मैं देता हूँ हर लेक्चर में वो 2-3 बार रिपीट करता हूँ, बार बार कहता हूँ, सो दैट यू डोंट फील कि सर ने एक बार ही जो है बता दिया, वी डोंट अंडरस्टैंड एंड यू हैव द वीडियो लेक्चर्स, यू कैन लिसन माय लेक्चर्स अगेन एंड अगेन टू क्लैरिफाई अ सर्टेन कॉन्सेप्ट. आज का लेक्चर जो है ये मैंने इनफैक्ट रिवीजन पे रखा हुआ है कि मैंने अगर आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ओआर के कोर्स को 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था. फर्स्ट पार्ट जो था वो लास्ट लेक्चर में 15th लेक्चर में वो वी हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट. इनफैक्ट उस पार्ट से कुछ ज़्यादा ही टॉपिक्स हमने 1-2 टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए थे. सिर्फ एक टॉपिक जो है जो कि मैंने डिस्पोजल पे रखा कि अगर लास्ट में हमने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए सारे जो हमारे कोर्स के हैं तो हम जो है सेंसिटिविटी एनालिसिस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमलिटी रेंजेस ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो है अलजेब्राइकली हमने नहीं किया था, हमने सिर्फ जो है ये ग्राफिकली किया था. इसको अलजेब्राइकली हम करेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ इन दिस कोर्स. ठीक है, तो आज जो है मैंने लेक्चर एक रिवीजन पे आपको रिवाइज करवाने के लिए लेक्चर स्केड्यूल किया है कि सो फार एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कोर्स जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं वो मैं एक लेक्चर में आपको रिकॉल करवा दूं बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. और सेकेंड पार्ट जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलपी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें खास पर्टिकुलर हम प्रॉब्लम्स ट्रांसपोर्टेशन के और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं ये डिस्कस करेंगे. और ये मोटिवेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनफैक्ट क्या प्रॉब्लम है कि यू हैव डिफरेंट वेयर हाउसेज और in your country or in your world and you want to minimize your cost of transport of your product what you are producing. ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के टॉपिक्स होंगे. और असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक ही असाइनमेंट या डिफरेंट असाइनमेंट्स करने के लिए डिफरेंट लोग हैं. अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स यू हैव टू फिल द ईच असाइनमेंट जो कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट जो है आप अपने एम्प्लॉयज से जो है वो ले सकें. असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करती है जो कि इनफैक्ट एवरी प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड इन ओआर is from the physical world and every concept in OR which we have learned so far you can apply in your own problems, in your problems around your society, in your world. ठीक है, OR में यही OR का ऑब्जेक्टिव है कि ऑप्टिमाइज किया जाए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाए, ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो निकाला जाए फिजिकल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का जिसमें डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं. ठीक है, तो आज जो है आज का लेक्चर रिवीजन पे एज आई टोल्ड यू अर्लियर रिवीजन पे है. जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको हम रिवाइज करेंगे आज के लेक्चर में. और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया लास्ट लेक्चर्स में तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ब्रीफली इन दिस लेक्चर. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करूंगा जो कि मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको देता हूं उनमें से मैंने पिक किए हुए हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज 16th लेक्चर है तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने स्लाइड जो पिक की हुई है वो कोर्स आउटलाइन की है. ठीक है, कोर्स आउटलाइन में पार्ट 1 आप देख रहे हैं. हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ ओआर, ऑपरेशन रिसर्च का ओरिजिन क्या है. ओरिजिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी ने यूज़ किया था. द नेचर के ओआर की नेचर क्या है, प्रॉब्लम्स किस टाइप के होंगे, क्या हम चाहते क्या हैं ओआर के. और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ओआर जो है इसका बड़ा अच्छा और एप्लीकेशंस भी आप देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं. इनफैक्ट देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स which you can use for the simulation of large problems
क्योंकि आप हैंड कंप्यूटेशंस तो नहीं करेंगे, आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। यू शुड टेक सम सॉफ्टवेयर एंड आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ दिस कोर्स कि ये सॉफ्टवेयर है एंड यू कैन ईजिली यूज these software to solve the OR problems. The impact of operation research, ये और ये इनफैक्ट बेसिकली ये तमाम टॉपिक्स नहीं लिखे हुए which we have covered in our last 15 lectures. तो ये सिर्फ आपको मेन हेडिंग्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग हमने की है, दैट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग अ मैथमेटिकल मॉडल एंड गेटिंग द सॉल्यूशन। ये हमने स्टार्ट किया था टू डिसीजन वेरिएबल से, टू डिमेंशनल प्रॉब्लम से, और ग्राफिकली उसको सॉल्व किया था। मॉडलिंग विद लीनियर प्रोग्राम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो था, ये टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स जो थे उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी, और वो लीनियर एक्स जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स थे उनकी पावर 1 थी। सो फार हमने लीनियर ही मॉडल्स डिस्कस किए हैं, और पर्टिकुलरली एलपी मॉडल्स अभी तक जो है हमने डिस्कस किए हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन डिस्कस किया, assumptions of linear programming, selected applications, selected linear programming applications, जिसमें हमने simplex method आगे आ भी रहा है, sensitivity analysis जो है ये भी डिस्कस किया, sensitivity analysis जो है ये graphically भी डिस्कस की थी और algebraically भी डिस्कस की थी, और एक टॉपिक जो है वो रह गया हुआ है, वो मैं आपको अगर हमारे पास टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर हम करेंगे। डुअल प्रॉब्लम, किसी भी एलपी प्रॉब्लम का प्राइमल प्रॉब्लम हमने कहा था, डुअल प्रॉब्लम फिर हमने स्टडी किया था। डुअल प्रॉब्लम और प्राइमल प्रॉब्लम में रिलेशनशिप्स जो हैं ये स्टडी किए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने सिंप्लेक्स टेबलों की कंप्यूटेशंस की थी, और उसके बाद हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है, डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये हमने किया था। इनफैक्ट सिंप्लेक्स मेथड को हमने नाम दे दिया था लास्ट लेक्चर में प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड, प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड। और ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड। पार्ट 2 इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, विच कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स एंड द असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। ये दो तरह के प्रॉब्लम्स, ये शॉर्ट आपका सेक्शन है पार्ट 2 जो है ओआर के कोर्स का। आफ्टर दैट वी विल हैव इंटीजर प्रोग्रामिंग एंड डायनामिकल सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड सम अदर टॉपिक्स, क्यूइंग थ्योरी एंड ऑल दिस थिंग्स, जो कि मैं टच करूंगा, क्योंकि ये इटसेल्फ जो ओआर के हैं सब ब्रांचेस हैं जिनमें जो कि काफ़ी वाइड है। हम जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्लाइड में जो मैंने आपको पिक किया हुआ है, इनफैक्ट ये 3 केसेस जो हमने अलजेब्राइकली भी पढ़ा था कि सिंप्लेक्स मेथड के स्पेशल केसेस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, ये हमने पहले ग्राफिकली भी डिस्कस किए थे और इसको बाद में अलजेब्राइकली भी देखा था। फॉर एग्जांपल ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये अगर आपको याद हो कि ये हमारा विंडोर कंपनी प्रॉब्लम था, उसके लिए ये कंस्ट्रेंट थे हमारे जी हमने मैक्सिमाइज करना था प्रॉफिट z इक्वल्स 3x1 प्लस 5x2, जो कि एक विंडो और डोर मेरे ख्याल में आई थिंक बनाते थे। वट एवर इट इज, बट वी हैव द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, सो वी डोंट केयर फॉर द टाइम बीइंग फॉर द व्हाट इज फिजिकली गोइंग ऑन फॉर दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में जैसे मैंने ये कंस्ट्रेंट जो है ये ऐड किया गया है, तो ग्राफिकली दिस कंस्ट्रेंट मीन दिस लाइन एंड द रीजन, ऑल द रीजन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो राइट साइड ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन का राइट साइड। तो बाकी तमाम कंस्ट्रेंट जो है वो ये कंस्ट्रेंट है उसका बिलो दिस वन, राइट, बाकी तमाम कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल है ये। तो रीजन ऑफ जो है फिजिबल रीजन आपका ये फॉर्म कर रहा है विद ऑल दीज कंस्ट्रेंट एक्सेप्ट 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये कंस्ट्रेंट जो है इसका रीजन जो है वो इस लाइन के राइट साइड पे है। अब फिजिबल रीजन जो था वो तो हमने डिफाइन किया था द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स, वो तो इस ये प्रॉब्लम है ऐसा है कि देयर इज नो फिजिबल रीजन, और इसको हमने
अलजेब्राइकली भी देखा था कि नो फिजिबल रीजन जो है ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका फिजिबल सोल्यूशन ही कोई ना हो, ठीक है। द फिजिबल रीजन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशंस। फिजिबल सॉल्यूशन हमने डिफाइन किया हुआ है ओआर के कोर्स में। फॉर एग्जांपल फिजिबल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जो कि तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इन टू डायमेंशनल स्पेस जो कि इन तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विंड और ग्लास कंपनी का प्रॉब्लम था जो कि मैक्सिमाइज करना चाहते थे अपने प्रॉफिट को। अगर हम ये कंस्ट्रेंट जो है ये ऐड कर दें तो देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन है ही नहीं कोई, तो ऑप्टिमल की तो दूसरी बात है। फिर मैंने ये एक फिगर ग्राफ पिक किया हुआ है जिसमें आपके पास एक से ज्यादा जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। इनफैक्ट एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन इज providing the optimal solution, and this will always occur when our objective function is parallel to some, ये हमने पढ़ लिया हुआ है, some binding constraint हो। binding constraint का क्या मतलब है? ऐसा constraint जो जिसके coefficients चेंज करने से आपके पास optimal जो solution है वो चेंज हो जाए, ठीक है। और binding constraint जो कि यूज भी हो रहा है, रिसोर्स उसका जो रिसोर्स हमारा है वो पूरे का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, रिडंडेंट नहीं है। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होता है? जो कि प्ले ही नहीं कर रहा रोल ऑप्टिमलिटी में, ठीक है। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे देखते ही नजर आ रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है इसका स्लोप क्या है। स्लोप आपको पता है कि किस तरह निकालते हैं, 2x2 प्लस 3x1 इक्वल्स सम रियल नंबर z है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? -3/2। अब मैं देखूंगा कि क्या अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दे हैव द सेम स्लोप। स्लोप सेम होगा लाइंस का तभी तो वो पैरेलल होंगी। इसका मतलब ये है कि इनफैक्ट मेरा एक कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं और फिजिबल रीजन की बाउंड्री फॉर्म कर रहे हैं, जैसे इस फिगर में यहाँ पे ये दिखाया गया है। अब मैं कंस्ट्रेंट अपने देखता हूं, मेरे पास एक कंस्ट्रेंट ये वाला कंस्ट्रेंट इस तरह का है कि इसका भी अगर मैं इक्वेशन लिखूं 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स 18 है, इसका भी स्लोप जो है वो -3/2 ही है। सिर्फ ये जो है इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो होता है, x2 इंटरसेप्ट जो होता है वो डिफरेंट इन लाइन का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं z को ट्रांसफॉर्म करूंगा तो अल्टीमेटली आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ t सच दैट दीज टू लाइंस आर ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये लाइन सेगमेंट आ रहा है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन दिस लाइन सेगमेंट? देयर आर इन्फिनिट पॉइंट्स। एवरी पॉइंट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसको हम कहते हैं फिनोमिना को ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमा। इनफैक्ट मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन पैरेलल हो जाए वन ऑफ द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के। ये हमने अलजेब्राइकली भी देखा हुआ है। फिर एक और सिचुएशन अराइज होती है कि आपका सोल्यूशन जो है वो फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड हो इसके कोरस्पॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपका z जो है यू कैन इंक्रीज योर z। अगर मैक्सिमाइज का प्रॉफिट है तो यू कैन मैक्सिमाइज, जैसे ये ग्राफ दिखाया गया मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट और रेवेन्यू एज यू वांट। एंड सच अ प्रॉब्लम, जब किसी भी ओआर प्रॉब्लम का अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि वी डिड नॉट मॉडल द प्रॉब्लम करेक्टली एंड वन ऑफ द important constraint is missing, ठीक है।
तो 4 डिफरेंट स्पेशल केसेस सिंप्लेक्स मेथड में हमने अलजेब्राइकली भी, ये ग्राफिकली मैं बता रहा हूँ, अलजेब्राइकली भी हमने डिस्कस किए हुए हैं। पहला क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा, तीसरा क्या है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और चौथा जो था वो हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन की एप्लीकेशन था, फिजिबल। जब हमारे पास जो लिविंग वेरिएबल जो है उसमें टाई आ जाता है, उसको हम कहते हैं कि डीजेनरेट ऑफ सॉल्यूशन, डीजेनरेट, और डीजेनरेसी कहते थे। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखना है कि डीजेनरेसी अनफॉर्चुनेटली टेबलू में या ग्राफिकली हम नहीं बता सकते कि अगर सॉल्यूशन डीजेनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक इटरेशन करते हैं, z की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है, नेक्स्ट इटरेशन पे भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू वो ही आ रही है, तो सॉल्यूशन पे इफेक्ट कोई नहीं हुआ। तो ऐसे एलपी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी एक दिया था जिसमें डीजेनरेसी जो है वो अकर हो रही हो फॉर द टाइम बिंग, आफ्टर दैट यू विल गो टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो डीजेनरेसी जो है ये सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो हमारी इंक्रीज कर देती है। अगर मशीन कर रही है या हम कर रही है तो हमें एक और ज्यादा आइटरेशन जो है वो जो है करनी पड़ती है। और सिंप्लेक्स मेथड में डीजेनरेसी कब अकर करती है, जब लिविंग वेरिएबल के लिए टाई आ जाए, ठीक है। तो इनफैक्ट उसका भी हमने बड़ा डिटेल स्टडी किया था कि डीजेनरेसी जो है वो कब अकर होगी। ये तो 4 स्पेशल केसेस थे सिंप्लेक्स मेथड के जिनसे मैंने स्टार्ट किया है। और मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो तो हर प्रॉब्लम में हम, इनफैक्ट लास्ट लेक्चर में भी मैंने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग से गिवन इंफॉर्मेशन से मैथमेटिकल मॉडल आपको सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम में करके दिखाई थी। इसलिए मैंने कोई भी स्लाइड जो है रिवीजन के लेक्चर में मैथमेटिकल मॉडलिंग की नहीं पिक की, कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द कंस्ट्रेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने काफ़ी जो है लास्ट 15 लेक्चर्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स के लिए ये किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है किसी एक के लिए कोई अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिया गया हो तो उसके लिए आप कर सकेंगे। अब एसेंस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जॉर्ज डेंटजिग इन 1947। द विंडो और ग्लास प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है ये यहाँ पे दिया गया। एसेंस सिंप्लेक्स मेथड की यही है कि सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करता है फिजिबल, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से, एंड यूजुअली दिस सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। और सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करने से पहले अलजेब्राइकली अगर आपने करना है, आपकी 2 कंडीशंस हैं, याद रखिएगा। पहली कंडीशन क्या है कि तमाम कंस्ट्रेंट्स की राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव हो, ये राइट हैंड साइड। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल द वेरिएबल्स शुड बी नॉन नेगेटिव। फिर सिंप्लेक्स मेथड की एसेंस क्या होती है कि ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विच इज नॉट ऑप्टिमल, फिजिबल सॉल्यूशन से स्टार्ट करता है एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द कॉर्नर पॉइंट्स विच गिव द बेटर वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वट एवर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का हो। अब ग्राफिकली क्या था मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर बता देता हूं रिवीजन लेक्चर में कि ओरिजिन से, सपोज ओरिजिन जो है वो कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, तो ओरिजिन से एडजेसेंट जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है, देखता है कि किस एज के अलोंग जो है मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। उस एज के अलोंग मूव करेगा और कॉर्नर पॉइंट जो है उस कॉर्नर पॉइंट तक पहुंच जाएगा फर्स्ट इटरेशन पे, ठीक है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट इटरेशन फिर चेक करेगा ऑप्टिमैलिटी कंडीशन से कि क्या जो एडजेसेंट कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनके अलोंग पास करने से मेरी ऑब्जेक्टिव वैल्यू की वैल्यू जो है वो बेटर हो रही है कि नहीं। अगर बेटर हो रही होगी तो कैरी ऑन करेगा, अदरवाइज ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो है ये हमें बता देगी कि वी हैव रीच्ड एट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमल नहीं होगा तो हम आगे मूव करेंगे, एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे एंड देन लिविंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे। एंटरिंग वेरिएबल जो है वो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन से डिसाइड करते हैं
ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो ऑल द कोफिशिएंट इन योर जी इक्वेशन इन योर टेबल दैट शुड बी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए वो जो है नॉन नेगेटिव होने चाहिए, जीरो होने चाहिए या पॉजिटिव होने चाहिए। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए आपके टेबल की जी इक्वेशन में योर सोल्यूशन विल बी ऑप्टिमल इफ यू हैव नॉन पॉजिटिव। मैक्सिमाइजेशन के लिए आपके कोफिशिएंट जी इक्वेशन में जीरो या पॉजिटिव हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव। मिनिमाइजेशन में आपके नॉन पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव होने चाहिए, उसको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंडीशंस आप चेक करेंगे। तो इस स्लाइड में ये यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉर्नर पॉइंट्स, सिंप्लेक्स मेथड इनफैक्ट कॉर्नर पॉइंट्स को ही चेक करता है और फिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स के अलोंग वो सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है। कॉर्नर पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा आ सकते हैं। मैंने इनफैक्ट लेक्चर्स में आपको एक फार्मूला भी दिया था कि कंस्ट्रेंट अगर बेसिक वेरिएबल्स पता हो, इक्वेशंस पता हो और वेरिएबल्स पता हो तो आप यू कैन गेट द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स फॉर अ पर्टिकुलर एलपी प्रॉब्लम्स। याद है ना, सी एन एम। ठीक है, एन आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और एम आपके नंबर ऑफ इक्वेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन फार्मूला जो कि इस एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम फैक्टोरियल इनटू एन माइनस एम फैक्टोरियल, ये नंबर के इक्वल इतने आपके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, कंप्लीट कॉर्नर पॉइंट्स, जो कि फिजिबल भी हैं इनफिजिबल भी हैं। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड सिर्फ फिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स के लॉन्ग मूव करता है। ठीक है, इट्स द ब्यूटी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लिखा हुआ है, कंसिडर एनी लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम दैट पोजेसेस एटलीस्ट वन ऑप्टिमल सोल्यूशन इफ अ सीपीएफ सोल्यूशन हैज नो एडजेसेंट सीपीएफ सोल्यूशन देन द बेटर एज मेजर्ड बाय जी, देन इट मस्ट बी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रेडीमिक्स प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था। रेडीमिक्स प्रॉब्लम का जो है ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो कि हमने सिंप्लेक्स टेबल से की थी। सिंप्लेक्स मेथड जो है उसको अप्लाई करने का पहली दो कंडीशंस जो है कि इक्वेशंस कंस्ट्रेंट आपके इक्वेशंस में होना चाहिए, राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह फिर हम कंस्ट्रेंट को स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके इक्वालिटीज में चेंज करते थे। इक्वालिटीज में चेंज करने के बाद हम टेबल लिखते थे, जो कि मैंने यहाँ पे टेबल जो है फर्स्ट टेबल जो है वो लिखा हुआ है और जी इक्वेशन जो है वो मेरा ये बनती थी। ठीक है, अब आप सिंप्लेक्स टेबल का कोई भी टेबल किसी भी इटरेशन पे दिया गया हो ना, आपको तमाम इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए और जी की वैल्यू जो है वो वेरीफाई करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग टेबल में बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या है, S1 इक्वल्स 24, S1 equals 24, S2 equals 6, S3 equals 1 and S4 equals 2। और बेसिक स्टार्टिंग सोल्यूशन जो है किसी भी इटरेशन में जी इक्वेशन में जो भी बेसिक सोल्यूशन होगा उसके कोफिशिएंट्स जीरो होने चाहिए। ये देखें यहाँ पे जीरो है। अब इसके कोरस्पोंड आपका ये देखें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। वी हैव 4 स्लैक वेरिएबल्स और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। जब ऑप्टिमल या नेक्स्ट इटरेशन में ये ऑब्वियसली चेंज होगा। ये मैट्रिक्स जो है इसको इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स अगर दिया गया हो, हम टेबलों की सारी इंफॉर्मेशन जी कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं और कॉलम्स कोरस्पॉन्ड टू ईच वेरिएबल वो भी निकाल सकते हैं। ये हमने सीखा हुआ है, मैं इनफैक्ट रिवाइज भी करवाऊंगा आज के लेक्चर में। तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट करना ये तो पहला स्टेप है, सबको अच्छी तरह आना चाहिए टेबल कंस्ट्रक्ट करना। और उसके बाद अगर सिंप्लेक्स प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड हमने करना है तो एंटरिंग वेरिएबल पहले डिसाइड करते हैं और लिविंग वेरिएबल बाद में। अगर डुअल सिंप्लेक्स मेथड करना है तो हम पहले लिविंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं और उसके बाद एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करते हैं और दोनों रिवर्स हैं। ठीक है, और उसकी भी कंडीशंस जो है वो मैं बताऊंगा। स्टेप्स ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड डिटरमिन अ स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, जो कि विच इज always provided by slack variables or artificial variables। हमेशा सिंप्लेक्स मेथड में
स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट वेरिएबल्स प्रोवाइड करते हैं या आर्टिफिशियल वेरिएबल्स प्रोवाइड करते हैं. Select an entering variable using the optimality condition. Stop if there is no entering variable. ठीक है, ये स्टेप है. एंटरिंग वेरिएबल किस तरह स्टेप चूज करते हैं? अगर मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है द मोस्ट नेगेटिव नंबर, अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है आपके स्टार्टिंग टेबल में द मोस्ट पॉजिटिव नंबर. ठीक है. ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है मैक्सिमाइजेशन के केस में कि तमाम वैल्यूज z इक्वेशन में जो है वो आपके नॉन नेगेटिव हो जाएं, जीरो या पॉजिटिव हो जाएं. जो आपका मिनिमाइजेशन के केस में है उल्टा है, नॉन पॉजिटिव हो जाएं, जीरो या नेगेटिव वैल्यू, जीरो या पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएं मिनिमाइजेशन के केस में. ठीक है, यू हैव टू बी केयरफुल. सिलेक्ट अ लिविंग वेरिएबल बाय फिजिबिलिटी कंडीशन. अब फिजिबिलिटी कंडीशन क्या थी कि जब एंटरिंग वेरिएबल आपने ले लिया, उसका कॉलम आइडेंटिफाई हो गया, तो राइट हैंड साइड का रेशियो आपने चेक करना है. मिनिमम रेशियो, नॉन नेगेटिव मिनिमम रेशियो वाला वेरिएबल जो होगा बेसिक वेरिएबल, दैट विल लीव द सॉल्यूशन. डिटरमिन द न्यू बेसिक सॉल्यूशन. उसके बाद गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन रो ऑपरेशंस जो है हम अपने टेबल पे करते हैं एंड वी गॉट कंप्लीट द वन इटरेशन. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स और प्राइमल सिंप्लेक्स मेथड. अब अगर तो कंस्ट्रेंट्स आपके ओआर प्रॉब्लम में, एलपी प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट इस तरह के, देन स्लैक्स ऑलवेज, स्लैक वेरिएबल्स, स्लैक्स always provide basic feasible solution. लेकिन अगर आपका कोई भी कंस्ट्रेंट इस तरह का आ जाए या इक्वालिटी वाला आ जाए तो आपके पास बेसिक सोल्यूशन तो आ ही नहीं सकता. नो बेसिक सोल्यूशन, नो बेसिक सोल्यूशन इफ वी हैव सच टाइप ऑफ क्लेम. क्योंकि इस तरह के कंस्ट्रेंट्स में स्लैक्स तो होंगे ही नहीं. तो फिर हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल. क्योंकि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के लिए, प्राइमल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम के लिए हमें बेसिक सोल्यूशन तो जरूर चाहिए, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन चाहिए. आर्टिफिशियल वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं. अब उन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हमने खुद से इंट्रोड्यूस किया होता है, तो हम लार्ज नंबर पेनल्टी जो है वो असाइन कर देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जैसे इस एग्जांपल में हमने किया हो. आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 इंट्रोड्यूस किया, R2 इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे स्लैक वेरिएबल X4 हमारे पास है, और एक लार्ज पॉजिटिव नंबर M इज अ पॉजिटिव नंबर. लार्ज पॉजिटिव नंबर अगर मिनिमाइज का है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो प्लस m होगा. ठीक है, अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो हम यहाँ पे -m R1 -m R2 ये कर देते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव अ स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन. स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन किस तरह हम निकालते हैं? टोटल वेरिएबल्स काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल. 6 वेरिएबल्स हैं. हाउ मेनी इक्वेशंस वी हैव? 1 2 3. 6 - 3 इसका मतलब है 3 वेरिएबल्स को हमें जीरो करना पड़ेगा. वी टेक x = 0, x2 = 0 एंड x3 = 0, and we have the starting basic solution which is R1 = 3, R2 = 6 and x4 = 4. So we are having a basic solution. जब इसका टेबलू हम लिखते हैं तो बेसिक स्टार्टिंग टेबलू जो है उसमें बेसिक वेरिएबल्स ये होते हैं R1 R2 x4, और z इक्वेशन में अगर मैं m जो है लेट्स से 100 ले लेता हूं तो उसकी z इक्वेशन ये में ये -100 और ये -100 R1 जो कि बेसिक वेरिएबल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्ड कोफिशिएंट्स आते हैं. याद रखिएगा कि बेसिक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन में दैट शुड बी 0, इनको 0 होना चाहिए. इसको हम कहते हैं कि ये टेबलू जो है कंसिस्टेंट नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट है.
द टेबल इज नॉट कंसिस्टेंट, वी विल मेक इट कंसिस्टेंट। तो हम क्या करेंगे कि R1 रो वाली 100 टाइम्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देंगे, R2 रो भी 100 टाइम्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड कर देंगे, तो ये तो जीरोस बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 100 टाइम्स 300 प्लस 600, ये जो है 900, ये 0 से 900 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो है वैल्यूज चेंज हो जाएगी। यहां पे वैल्यू क्या आएगी, 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं 296 आएगी, और यहां पे वैल्यू क्या आएगी 296 जब R1 को करेंगे प्लस 400, ठीक है, तो ये 696 यहां पे आ जाएगा और यहां पे भी कोई नंबर आ जाएगा। लेकिन आइडिया ये है कि आपने हमेशा रिमूव करना है सच टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंसी। देन वी हैव लर्न द M टेक्निक, M मेथड, बिग M मेथड और M technique. These are three different names in the literature which has been used by this. और ये इनफैक्ट M technique से ही हम कर रहे हैं। We take, आप M को M के साथ भी लेके कर सकते हैं, जैसे मैंने लेक्चर में एक एग्जांपल की थी जिसमें मैंने M इक्वल्स 100 नहीं रखा था। और M टेक्निक का ड्रॉबैक क्या था कि जब आप लार्ज स्केल पे प्रॉब्लम को OR के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ये पॉसिबल है कि राउंड ऑफ एरर्स जो है वो आपका सॉल्यूशन में ऐसा रोल प्ले करें कि आपको जो फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है उसके करीब भी ना जाने दें राउंड ऑफ एरर्स की वजह से, क्योंकि हमने इसको डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करने होते हैं M के साथ। तो M अगर लार्ज नंबर इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली हमारा राउंड ऑफ एरर भी जो है वो भी ज्यादा होगा। तो ये M टेक्निक हमने सीखी थी। आफ्टर दैट वी अगेन सेलेक्ट द कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी रिमूव करने के बाद हम फिर जो है वो सिंप्लेक्स एल्गोरिथम जो है एंटिंग वेरिएबल, लिविंग वेरिएबल जो है वो डिसाइड करते हैं एंड रीच द ऑप्टिमम। टू फेज मेथड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टू फेज मेथड इनफैक्ट ये जो M लार्ज नंबर वाली रिस्ट्रिक्शन, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नहीं आ रहा हमारे पास, जिन प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट इस तरह के हैं, तो हम लार्ज नंबर M आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। टू फेज मेथड जो है M टेक्निक की तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लार्ज नंबर M जो है इन्वॉल्व नहीं करता। ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम को दो फेजेस में जो है सॉल्व करता है। फेज 1 में हमेशा चाहे आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन का हो या मिनिमाइजेशन का हो, फेज 1 में इसने हमेशा मिनिमाइज करना है सम ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। जब सम ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को मिनिमाइज करेगा और कंस्ट्रेंट जो है वो ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम के ही लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है कि एक ये प्रॉब्लम है, इसमें इक्वालिटी वाला कंस्ट्रेंट आ रहा है। जब इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल R1 R2 किए तो फेज 1 में मुझे इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द सेम कंस्ट्रेंट एज आई हैव इन माय ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम विद द इक्वेशंस। अगर इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ इस फेज 1 के प्रॉब्लम को मिनिमाइज मैं करता हूं, इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ R becomes 0 in phase 1, then I move to the phase 2. अगर मिनिमम वैल्यू जो है R की, which is the sum of all the artificial variables introduced in your original LP problem, minimum value of R is greater than 0, then our conclusion is problem has no feasible solution. Feasible solution problem का exist ही नहीं करता। अगर मिनिमम वैल्यू R की 0 आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल ऑप्टिमल टेबलू, जो फेज 1 में ऑप्टिमल टेबलू आया होता है, उसके आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉरस्पॉन्ड जो हमारे होते हैं कॉलम्स, उनको रिमूव कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन को रिप्लेस कर देते हैं, जो ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम्स था फॉर एग्जांपल इस केस में इस इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे, और जो कंस्ट्रेंट्स आए होंगे
फेज 1 के प्रॉब्लम में उसमें से उस टेबल में से सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के जो कॉलम्स हैं हम रिमूव कर देंगे। और इसको यूज करते हुए आपने एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि आर्टिफिशियल जो वेरिएबल्स हैं एज अ बेसिक वेरिएबल आपके सॉल्यूशन में ऑप्टिमल टेबल में नहीं होने चाहिए। अगर एज अ बेसिक वेरिएबल है और उसकी नॉन जीरो वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है कोई, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो है वी विल रिमूव सच टाइप ऑफ कंडीशन। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि आर को लिविंग वेरिएबल ले आएंगे और किसी भी नॉन बेसिक वेरिएबल को जो है वो एंटर करवा देंगे। सोल्यूशन चेंज नहीं होगा, लेकिन बेसिक वेरिएबल जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल, हम नहीं चाहते कि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है सॉल्यूशन में एग्जिस्ट हो, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल तो हमने खुद इंट्रोड्यूस किया था। और फेज 1 का असल में काम ही ये था कि हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है, जो कि सिंप्लेक्स मेथड का बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको प्रोवाइड करें। वो अगर मिनिमाइजेशन आपकी जीरो आती है, वो आपका टारगेट अचीव हो चुका है, तो उसके बाद फिर आप फेज 2 में जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने ये प्रॉब्लम जो है ये कंप्लीट किया होगा। अब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने पिक किया हुआ है। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट A and B. The unit revenues are $2 and $3. सपोज इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में करता हूं। वी प्रोड्यूस X1 यूनिट्स ऑफ A and X2 यूनिट्स ऑफ B. देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? Z इक्वल्स 2x1 प्लस 3x2। अब रेवेन्यू जो है ये रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को हम मैक्सिमाइज ही करेंगे हमेशा। जाहिर बात है, अपने रेवेन्यू को, अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करना चाहेगा हर इंसान जो है। 2 रॉ मटेरियल्स M1 and M2 यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर of the 2 products have respective daily availability 8 and 18. अब M1 के लिए 8 मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है, M1 रॉ मटेरियल्स के लिए, और M2 रॉ मटेरियल के लिए 18 मैक्सिबिलिटी है, ये M2 मैंने लिख लिया। अब कंजम्पशन जो है आगे मुझे बताई गई होगी। 1 यूनिट ऑफ A uses 2 यूनिट्स ऑफ M1। 2 यूनिट्स, अगर X1 यूनिट में बना रहा हूं तो 2x1 यूनिट M1 के कंज्यूम करेगा, एंड 2 यूनिट्स ऑफ M2, M2 के भी 2 यूनिट्स कंज्यूम करता है, तो M2 के भी ये आ गया। एंड 1 यूनिट ऑफ B यूजेस 3 यूनिट्स ऑफ M1 प्लस 3 यूनिट्स ऑफ N1 प्लस 6 यूनिट्स ऑफ M2 X2। ये मेरे कंस्ट्रेंट मैंने इस तरह बना ली। Determine the dual prices of M1 and M2 and their feasibility ranges. इसको मैं इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं by adding the slack variable x3 plus x4। ये मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, लेकिन आपको इस तरह हिंट बता दूंगा कि आप इजीली अपना सॉल्व कर सकते हैं। अब डुअल प्राइसेस के लिए हमने ग्राफिकली भी किया हुआ है और अलजेब्राइकली भी किया हुआ है, लेकिन मैं अलजेब्राइकली करना की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अलजेब्राइकली किस तरह करना है। तो सबसे पहले आप इन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? 2x1 प्लस 3, यहां पे x2 होगा, 3x2 प्लस x3 इक्वल्स 8, ये M1 के लिए बन गया। 2x1 प्लस 6x2 प्लस x4 इक्वल्स 18, ये 2 बन गए। अब मेरा जो है स्टार्टिंग टेबल अगर मैं बनाना चाहूं, वो मेरा टेबल क्या बनेगा? बेसिक वेरिएबल यहां पे होंगे x1 x2 x3 एंड x4। Z इक्वेशन जो है वो मेरी यहां पे होगी। ठीक है, Z इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या होंगे? Z माइनस 2x1 माइनस 3x2 इक्वल्स 0। x1 का कोफिशिएंट -2, x2 का कोफिशिएंट
-3, x3 का कोफिशिएंट जी में 0, x4 का कोफिशिएंट 0 और ये मेरा सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन मेरा क्या आ रहा है जी का फॉर द टाइम बीइंग 0 और बेसिक वेरिएबल मेरे कौन कौन से हैं, x3 है एंड x4 है। x3 इक्वेशन में क्या कोफिशिएंट है x1 का 2, x2 का कोफिशिएंट क्या है 3, x3 का 1 है 0 और इक्वल है 8 के। x4 में क्या है मेरा कोफिशिएंट 2, ये इस इक्वेशन का 2, 6, x3 है ही नहीं 1 एंड 18, ये आ गया। ये मेरा स्टार्टिंग टेबल हुआ। क्या है ये स्टार्टिंग टेबल हुआ और ये मेरी जीरो इटरेशन भी कहते हैं, हमने यूज किया है अपने लेक्चर्स में। अब जो है मैं ये देखूंगा कि ये प्रॉब्लम जो है ये मैक्सिमाइजेशन का है तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन में चेक करूंगा। ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो है चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले ये डुअल प्राइसेस निकालने के लिए ना अलजेब्राइकली, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का टॉपिक है, उसके लिए सबसे पहले आप अपना जो एलपी प्रॉब्लम है ना उसका ऑप्टिमल टेबल जो है वो निकालेंगे। ऑप्टिमल टेबल जो निकाल लेंगे आप, उसके बाद आप जो है उस सोल्यूशन से जो है निकाल सकेंगे कि आपकी डुअल प्राइसेस क्या हैं, ठीक है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो बताएगा। इनफैक्ट इन कंस्ट्रेंट्स को हम इस तरह लिख सकते हैं। आइडिया क्या है, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 8 माइनस x3 एंड 2x1 प्लस 6x2 इक्वल्स 18 माइनस x4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 यूनिट डिक्रीज मैं करूं स्लैक वेरिएबल का, दिस कोरस्पॉन्ड्स टू इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल m1, ठीक है। 1 यूनिट डिक्रीज अगर मैं स्लैक वेरिएबल x4 करूं तो वो कोरस्पॉन्ड टू इंक्रीज मेरा किसके है, स्लैक वेरिएबल अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल m2। तो इसलिए मैं ऑप्टिमल टेबल सबसे पहले एलपी प्रॉब्लम का निकालूंगा। उसके मुताबिक मैक्सिमाइजेशन का है मोस्ट नेगेटिव, दिस विल माय एंटर द सॉल्यूशन एंड लिविंग वेरिएबल जो है उसके लिए मैं रेशियोज कैलकुलेट करूंगा। 8 डिवाइडेड बाय 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 ये 4 बनता है। सॉरी डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा क्योंकि मेरा एंटर कर रहा है -3, दिस वन हेयर विल बी 3 एंड दिस वन हेयर विल बी 6। तो 3 2s are 6, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, इसका वैल्यू जो है 6 3s are 18। सो स्मॉलेस्ट रेशियो जो है कोरस्पॉन्ड टू x3 है, x3 विल लीव द सॉल्यूशन और एंटर x2 कर रहा है, इसको मैं पहले 1 करूंगा। तो मुझे क्या रो ऑपरेशन करने पड़ेंगे ऑप्टिमल टेबल निकालने के लिए। सबसे पहले x3 वाली रो को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2/3 1, 1/3 0 एंड 8/3। अब ये एंट्रीज जो है ये मैंने 0 करनी है, ये एंट्रीज मैं 0 करूंगा, आई विल हैव द फर्स्ट इटरेशन। और मेरा z जो है z इक्वेशन भी चेंज होगी, ठीक है। अब x2 मेरा एंटर हो चुका होगा, x2 का x1 का कोफिशिएंट क्या होगा 2/3 1, 1/3 x3 का 0 and divided by 3 it will become 2 point something which is 8, in fact divided by 3 equals 8 divided by 3, 3 2s are 6 and 22.6 almost 2.66, ठीक है 2.66। अब मुझे रो ऑपरेशंस करने से पड़ेंगे। जब मैं इसमें ये करूंगा -2 टाइम्स मैंने इसको 0 करना है तो मैं 3 टाइम्स ऐड करूंगा, -2 टाइम्स
प्लस 2 3 टाइम्स x2 रो जो है मैंने ऐड करनी है, प्लस 2, ये फर्स्ट एंट्री बन जाएगी 0 और ये एंट्री भी 0 बन जाएगी। 3 टाइम्स मैंने ऐड करना है, ये एंट्री 1 बन जाएगी। x4 एंट्री जो है ये एंट्री भी 0 ही रहेगी और मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली दैट विल बिकम माय 3 टाइम्स मैंने ऐड करना था 2.6 यहाँ पर 8/3 multiplied by 3, that will become 8। फिर मैं ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स जो है आइटरेशन, यू विल कंप्लीट द आइटरेशन, इस आइटरेशन को कंप्लीट करने के बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स देखूंगा कि ये क्या बन रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करूंगा। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक करने के बाद अगर सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा तो मैं z को लिखूंगा। z कुड बी रिटन एज स्लैक वेरिएबल्स जो होंगे उनका कोफिशिएंट मैं देखूंगा कि मेरे ऑप्टिमल टेबल में स्लैक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है। जो स्लैक वेरिएबल्स का कोफिशिएंट होंगे आपके ऑप्टिमल टेबल में वो ही जो है डुअल प्राइस होगी आपके M1 मटेरियल की और M2 मटेरियल की। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एलपी प्रॉब्लम्स की ऑप्टिमल टेबल लिखना है। उसके बाद Z इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, Z इक्वल्स ऑल द वेरिएबल्स और x3 और x4 जो स्लैक वेरिएबल्स इनफैक्ट हमने इंट्रोड्यूस किए थे कोरस्पॉन्डिंग टू मटेरियल M1 एंड M2, उनके साथ जो कोफिशिएंट होगा दैट कोफिशिएंट विल बी द डुअल प्राइस ऑफ योर M1 एंड M2। इसके बाद डुअल प्राइस आपने निकालनी, आपने फिजिबिलिटी रेंजेस निकालनी होंगी, तो आप कंसिडर कर लेंगे अपने इन कंस्ट्रेंट्स को कि ये जो है D1 और D2, your new constraints will become 2x1 plus 3x2 plus x4 equals 8 plus D1। 2x1 plus 6x2 plus यहाँ पे x3 होगा, x4 equals 18 plus D2। और with the same ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप वंस अगेन सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करके इस टेबल को ऑप्टिमल फॉर्म में करेंगे। और मैंने क्या ट्रिक बताया था लेक्चर में भी कि आपने एक बार जब एलपी के लिए कर लिया होगा तो आपने सिर्फ ऐड करना है D1 D2 और D1 D2 की वही एंट्रीज होंगी कॉलम में जो कि आपका x3 और x4 के कॉलम्स हैं ऑप्टिमल टेबल में जो आपने एलपी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू कंप्यूट अगेन एंड अगेन। उससे फिर आप नॉन नेगेटिविटी जो है कंडीशन लगाएंगे। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन से आपके पास D1 D2 की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिबिलिटी रेंज जो है वो D1 की निकालना चाहता हूं तो मैं D2 इक्वल 0 करूंगा और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन ऑप्टिमल सोल्यूशन पे जो कि ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम का विद दीज कंस्ट्रेंट्स आएंगी, इसको जो है मैं यहां से मेरे पास मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम रेंजेस जो है D1 की आएंगी। उस मैक्सिमम और मिनिमम रेंजेस में मैं 8 को ऐड कर दूंगा D1 वाली में और 18 को ऐड कर दूंगा D2 वाली मैक्सिमम और मिनिमम रेंजेस में। दैट विल बी माय मैक्सिमम एंड मिनिमम ranges for the or feasible ranges for the change in the availability of material M1 and M2 such that the solution remains optimal and feasible। ठीक है, you have to complete this one, please complete जरूर कीजिएगा। अब changes in objective coefficients ये मैंने सिर्फ आपको करवाया है ग्राफिकली ही। changes in the revenue units, ये आइडिया क्या था कि ऑप्टिमल मैं चाहता हूं यही रहे और मैं इन
z इक्वल्स 3x1 प्लस 2x2, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूं कि c1x1 प्लस c2x2 से, ठीक है। अब जब ये c1 c2 में कर देता हूं तो इनफैक्ट स्लोप जो है वो चेंज हो जाता है लाइन का ग्राफिकली। पहले स्लोप क्या था, -3/2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, अब स्लोप क्या आ गया, -c1/c2। अब ग्राफिकली मैं देख सकता हूं कि दिस पॉइंट विल रिमेन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एज लॉन्ग एज द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिमेन्स बिटवीन द स्लोप ऑफ दिस लाइन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्योंकि यहाँ पे मूव करने वाली कोई भी लाइन, जैसे मैंने लेक्चर में भी प्लॉट की थी लाइंस, वो विद इन दैट रेंज इसी पॉइंट से मूव कर रही होंगी। इनफैक्ट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये गलत मैंने बाय हैंड में कर रहा हूँ तो ये गलत जो है प्लॉट कर दिया। इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, सिर्फ इंटरसेक्ट एक इसी ऑप्टिमम पॉइंट पे करेंगी। और स्लोप का रेंज जो है हम इस तरह निकाल सकते हैं, किस तरह कि -c1/c2 शुड बी बिटवीन लेस देन द स्लोप ऑफ दिस लाइन। स्लोप ऑफ दिस लाइन जो है वो क्या है, -2/1 है, x1, क्योंकि ये इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x1 प्लस x2 इक्वल्स 8, ये है। तो इसका स्लोप जो है -2/1 है। और किस लाइन से बड़ा स्लोप होना चाहिए, वो ये लाइन है, इसका स्लोप क्या है, -1/3। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इनइक्वालिटीज का साइन जो है, रुख जो है वो चेंज हो जाएगा, 1/3 माइनस से। सो दिस इज द रेंज फॉर द रेशियो ऑफ द C1। सपोज C2 की वैल्यू पर्टिकुलर फिक्स की जाए तो C1 की रेंज आपके पास आ जाएगी, C1 की वैल्यू फिक्स की जाए तो C2 की रेंज आपके पास आ जाएगी। एंड वी हैव डन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लेक्चर्स। तो जस्ट रिकॉल करवा, डिटर्मिनेशन ऑफ द डुअल प्राइसेस अल्जेब्राइकली, ये मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी बता दिया और ये मैंने स्लाइड पिक की हुई है। इसके लिए ये आपका ऑब्जेक्टिव जो ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम था उसका ऑप्टिमल टेबलू जो है वो ये है, ऑप्टिमल टेबलू जो है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको पहले बता रहा था कि ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि x4 1 यूनिट डिक्रीज इन x4 इन फैक्ट कोरस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन 1, ठीक है। ये ट्वाइको वाला जो है, ट्वाइको वाला जो है वो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्टिमल टेबलू में जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि z इक्वेशन आप लिखें, z इक्वेशन है +4x1 प्लस x4 प्लस 2x5 इक्वल्स 1350। इसका मतलब यह हुआ कि आपका x4 का कोफिशिएंट क्या है, +1। तो डिक्रीज z कैन बी रिटन एज -4x1 प्लस 1 इंटू -x4। ये मैं क्यों -x4 के साथ ले जा रहा हूं, क्योंकि -x4 x अगर मैं डिक्रीज करता हूं इट कोरस्पॉन्ड्स टू इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ माय ऑपरेशन 1, इसलिए मैं, और ये इसके साथ जो नंबर लगा होगा दैट विल बी डुअल प्राइस, प्लस 2 -x5। अब स्लैक वेरिएबल जो है मेरा x4 कोरस्पॉन्ड ऑपरेशन 1 के है, x5 जो है कोरस्पॉन्ड ऑपरेशन 2 के है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन optimal tableau of LP problem that will give you the information about the dual prices, और dual prices को हम unit worth of the resource भी कहते हैं। और हमने अब सीख लिया हुआ लास्ट लेक्चर में कि इसको why हम dual prices कहते हैं, क्योंकि ये y1 की ऑप्टिमल सोल्यूशन, डुअल अगर आप बनाएं, डुअल प्रॉब्लम बनाएं, और हमने सीख लिया होगा कि किसी एलपी प्रॉब्लम का डुअल प्रॉब्लम किस तरह बनाते हैं, उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो होता है उसके कोफिशिएंट्स ये होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल डुअल प्राइसेस, ठीक है।
अब ये डुअल प्राइसेस है, और अगर आपने जो है रेंज फिजिबिलिटी रेंज जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो आप अपने कंस्ट्रेंट को किस तरह रिप्लेस करते हैं, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल्स प्लस x4 इक्वल्स 430 प्लस d1 कुड बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सिमिलरली आप सेकंड के लिए d3 और d4 जो है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस सिस्टम को आप क्या करेंगे, वंस अगेन सिंप्लेक्स मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन करेंगे। और मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि आपको एक बार एलपी प्रॉब्लम्स कर ली हुए हैं तो d1 d2 d3 यहाँ पे आएंगे, उनके कॉलम्स कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, उनके x4 x5 x6 के जो कॉलम्स हैं वो ही d1 d2 d3 के कॉलम्स होंगे ऑप्टिमम टेबलू विद दिस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट में। ठीक है, तो कैलकुलेशन दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉन नेगेटिव कंडीशन ये आप अप्लाई करके आप रेंजेस जो है वो निकाल लेते हैं d1 d2 की, और अल्टीमेटली इन द एंड आप 430 जो है ऐड कर देते हैं, तो आपके पास रिसोर्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, सच दैट योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्यूशन रिमेन्स ऑप्टिमल एंड फिजिबल। ठीक है, अलजेब्राइक सेंसिटिविटी एनालिसिस ये मैंने किया हुआ है। अब ये देखें कि डिफरेंस क्या है, ये टेबलू है जो d1 d2 d3 ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के राइट हैंड साइड में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहा हूं, कंस्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड में d1 d2 d3 ऐड करके आया। अब ये ऑप्टिमल टेबलू था आपका। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम स्टार्टिंग टेबलू था। अब ये जो ऑप्टिमल टेबलू आपके पास आया है, इसको कंपेयर करें पिछले ऑप्टिमल टेबलू से, तो आप ये देखेंगे कि ये वाली एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं। ये देख लें आप, -1/4 3/2 2 1 0 0 0 1 1 1/2 एग्जैक्टली सेम है, -1/4 3/2 2, और d1 d2 के कॉलम्स जो हैं वो कोरस्पॉन्डिंग स्लैक जो हैं एग्जैक्टली सेम कॉलम्स हैं। तो आपने अगर एलपी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ओरिजिनल एलपी प्रॉब्लम को, तो d1 d2 d3 ऐड करने से ये आपके पास सिर्फ जिन स्लैक्स के कोरस्पॉन्ड, जिन स्लैक्स की इक्वेशन में आपने d1 डाला है, उन स्लैक्स के एग्जैक्टली सेम कॉलम्स होंगे। ठीक है, ये प्लीज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको कंप्यूटेशन, अदरवाइज यू विल लॉस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द कंप्यूटेशन ऑफ सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। इटरेशंस करते जाएंगे, आपके पास नहीं आएगा, यू विल वेस्ट योर टाइम। आ जाएगा अल्टीमेटली अगर आप कंप्यूटेशंस जो है ठीक से की, लेकिन यू विल वेस्ट योर टाइम। आप एग्जाम में टाइम तो वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, इस तरह तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा। सो दीज आर द ट्रिक्स विच यू हैव लर्न, आपको सीखने चाहिए ये ट्रिक्स जो। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मेरा डिफरेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे और x2 और x3 x6 की वैल्यूज जो है वो भी मेरे पास चेंज आएंगी, और उनकी वैल्यूज जो है वो इन टर्म्स ऑफ d1 एंड d2 आएंगी। फॉर एग्जांपल x2 आपका क्या आ रहा है, 100 प्लस 1/2 d1 माइनस 1/4 d2 आ रहा है। x3 क्या आ रहा है, 230 प्लस 0 d1 प्लस 1/2 d2 प्लस 0 d3 ये आ रहा है। इन इक्वेशंस पे आप नॉन नेगेटिविटी फिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो लगा के रेंजेस जो है, फिजिबिलिटी रेंजेस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सिंप्लेक्स टेबलू कंप्यूटेशंस हैं, ये मैंने आपको इनफैक्ट लेक्चर में बताया भी था कि ये कोरस्पॉन्डिंग टू योर स्लैक वेरिएबल्स। स्लैक वेरिएबल कौन कौन से हैं, x4 है, इनवर्स, ऑप्टिमल इनवर्स, ये अगर ऑप्टिमल टेबलू है तो आपको सिर्फ एलपी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, और ऑप्टिमल टेबलू से या किसी भी इटरेशन से आप सारा टेबलू जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इफ यू आर गिवन द इनवर्स मैट्रिक्स विच इज 2/5 1/5 बेसिक स्टार्टिंग सॉल्यूशन के कोरस्पॉन्ड, और ये आपका बन रहा है वो। ठीक है, अब बेसिक स्टार्टिंग इनवर्स मैट्रिक्स जो है हमें कंसर्न नहीं है इन क्वेश्चंस में कि ये कौन सी इटरेशन का है, हमने सिर्फ ये चेक करना है
कि x2 x4 बेसिक वेरिएबल्स हैं, तो इसकी किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो आई विल सिंपली मल्टीप्लाई 1/7 with -2/7, 0 and 1, and right hand side of this simplex LP problems in standard form 21 और ये मैंने लेक्चर में भी बताया था। इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ रहा है 3 + 0, ये आपके पास आ रहा है -6 and +21। तो x2 की वैल्यू क्या आई 3, x4 की वैल्यू क्या आई 15। बोथ आर पॉजिटिव, सो सोल्यूशन इज in fact equal to 0 के नहीं है, solution is feasible. This represents a feasible solution. ठीक है। Similarly इसको मैंने चेक करना है कि feasible solution है कि नहीं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इनवर्स मुझे ये दिया गया है 0 1 1/2 -7/2 multiplied by 21 and 21। ठीक है। इसको जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आता है 0 + 21/2 21/2 -1/6। इसको सॉल्व करें, ये भी पॉजिटिव आएगा। 21/2 डिवाइडेड बाय 6 एलसीएम आ गया, 3 2s are -1, तो 21/2 आ रहा है और 62/6 आ रहा है। बोथ आर पॉजिटिव, सो फिजिबल सोल्यूशन है। ये भी फिजिबल है और आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव लर्नड कि ऑप्टिमलिटी z के कोफिशिएंट किस तरह हम निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ z ये भी हमने सीखा था कि ये किस तरह निकाल सकते हैं। आई लीव इट टू योर सेल्फ, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ठीक है। अब हमने जनरेट डुअल सिंप्लेक्स इटरेशंस फॉर द, ये मैंने पिक किया हुआ प्रॉब्लम, एंड ट्रेस द पाथ ऑफ द एल्गोरिथम ऑन द ग्राफिकल सॉल्यूशन स्पेस। ये मैंने कहा था कि जब मैंने डुअल सिंप्लेक्स इटरेशंस जो है सिंप्लेक्स मेथड डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि ये प्लीज जरूर कीजिएगा, और मैंने रिवीजन लेक्चर में भी ये पिक कर लिया। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स डुअल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए मैं ये चेक करूंगा कि z -5x1 -6x2 = 0। ये बन रहा है इक्वेशन, z इक्वेशन, ये ऑप्टिमल है कि नहीं, क्योंकि डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है ये बेटर देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन से स्टार्ट करता है, और लेकिन वो सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल होता है। तो सबसे पहले ऑप्टिमैलिटी टेस्ट मैं करूंगा। ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का। जब इसका मैं टेबलू लिखूंगा तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिमल इफ माय z के कोफिशिएंट्स जो वो 0 हो या नेगेटिव हो, जिसको मैं टर्म बोलता हूं कि नॉन पॉजिटिव हो। तो वो आप देख रहे हैं कि x1 का कोफिशिएंट -5 है, x2 का कोफिशिएंट -6 है, तो सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिमल होगा। अब मैं कंस्ट्रेंट्स को भी चेंज करूंगा। कंस्ट्रेंट जो है लेस देन इक्वल टू के होने चाहिए, -x1 -x2 लेस देन इक्वल टू -2, और इसको मैं इक्वेट करूंगा -x1 -x2 प्लस x3 स्लैक वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया इक्वल्स -3, क्योंकि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इनफिजिबल सोल्यूशन तो मुझे चाहिए होगा। डुअल सिंप्लेक्स में उलट होता है, सोल्यूशन ऑप्टिमल होता है लेकिन इनफिजिबल होता है, और दैट इनफिजिबल सोल्यूशन हैज बीन वंस अगेन प्रोवाइडेड बाय द स्लैक वेरिएबल -4x1 -x2 प्लस x4 इक्वल्स -4। ये आपके पास जो है कंस्ट्रेंट आ रहे हैं। अब जो है, अब क्या आपने करना है कि टेबलू बनाना है। टेबलू बनाने के लिए z बेसिक वेरिएबल्स आपके सबसे पहले बेसिक होंगे, और यहां पे आपका क्या होगा x1 x2 x3 एंड x4
एंड here you will have the solution. z के कोफिशिएंट्स क्या है x1 का -5, -6, 0, 0 एंड 0. बेसिक वेरिएबल कौन से हैं? x3 एंड x4 हैं और उनकी इक्वेशंस क्या है? x1 का कोफिशिएंट -1, -1, 1, 0 एंड -2. नजर आ रहा है कि बेसिक सोल्यूशन जो है x3 इक्वल्स -2 एंड x4 इक्वल्स -4, ये इनफिजिबल सोल्यूशन है. x4 जो है, x4 की इक्वेशन -4, -1, +1, x3 नहीं है, 0, 1 इक्वल्स -4. मोस्ट नेगेटिव जो है दैट विल लीव द सोल्यूशन. यही फर्क है. आप डुअल सिंप्लेक्स मेथड में लीविंग जो है वेरिएबल पहले चूज करते हैं. इन अदर वर्ड फिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो पहले लगाते हैं. ऑप्टिमलिटी एंटरिंग वेरिएबल जो है वो आप बाद में डिसाइड करते हैं. एंटरिंग वेरिएबल किस तरह? x4 विल लीव, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव मेरा -4 है. अब ये रो में मैं देखूंगा कि नॉन बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, x1 और x2. उनकी वैल्यूज देखूंगा कि नेगेटिव वैल्यूज कौन कौन सी हैं. नेगेटिव वैल्यूज x1 के कोरस्पॉन्ड भी है, x2 के कोरस्पॉन्ड भी है, और इसकी रेशियो जो है वो मैं कैलकुलेट करूंगा किससे? ऑब्जेक्टिव वैल्यू में जो कॉस्ट है, रिड्यूस्ड कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, -5 ओवर -4 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और x2 के कोरस्पॉन्ड -6 ओवर -1 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू. इन दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट विल बी द एंटरिंग वेरिएबल. ठीक है. अब इन दोनों में मिनिमम जो है वो ऑब्वियसली x1 के कोरस्पॉन्ड है, तो x1 विल बी माई एंटरिंग वेरिएबल. आगे आपने वही करना, दैट विल बी माई लीविंग वेरिएबल. आगे क्या करना है आपने? इसका पिवट एलिमेंट जो है इसको 1 बनाना है. ये पिवट एलिमेंट आपका आ रहा है -4, इसको 1 बनाने के लिए -4 से मैं डिवाइड कर दूंगा थ्रू आउट माई इक्वेशन को, एंड आई विल हैव नेक्स्ट टेबल मेरा जो है वो क्या होगा? z मेरी मॉडिफाई होगी, x3 इक्वेशन भी मेरी मॉडिफाई होगी, x4 जो है ये 1 बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, 0 -1/4 बन जाएगा, और माइनस ये 1 बन जाएगा. देखा, पॉजिटिव हो गया, ये फिजिबल हो गया. x4 नहीं होगा, x1, यहाँ पे x1 एंटर हो रहा है. ठीक है. अब मैंने इसके ऊपर ये तमाम जो है ये 0 करने हैं, तो सिंपली इसमें ऐड करूंगा x3 वाली रो में, सिंपली x1 वाली रो जो है, और इसमें 5 टाइम्स ऐड करूंगा, एंड देन वंस अगेन जो आपकी वैल्यूज आएंगी उस पे आप ऑप्टिमलिटी टेस्ट और फिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो लगाएंगे. अगर पॉजिटिव आ जाए तो स्टॉप, सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल एंड फिजिबल है. अगर एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव हो फिर आप एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड करेंगे. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर, और मैंने ये लेक्चर जो है डेलिबरेटली रिवीजन के लिए रखा था ताकि आपको जो जितने भी 15 लेक्चर में हमने टॉपिक्स किए हैं वो क्विकली जो है एक लेक्चर में रिवाइज किए जा सकें. ये फर्स्ट पार्ट हमारे कोर्स का जो है ये ख़त्म हो चुका है, और आप इंशाल्लाह नेक्स्ट 17 लेक्चर से हम सेकंड पार्ट, जो कि बड़ा स्मॉल पार्ट है जिसमें हमने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जो हैं ये डिस्कस करने हैं, इसको हम करेंगे. और उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट जो मेजर पार्ट है वो विच कंसिस्ट ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग, डायनामिकल सिस्टम, क्यूइंग थ्योरी और ऑल सच टाइप ऑफ टॉपिक्स, इसको हम लास्ट सेक्शन में, लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. और लास्ट पार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं ये इटसेल्फ लास्ट पार्ट के कंप्लीट जो है वो सब सब्जेक्ट हैं OR के. तो हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी एग्जांपल्स और मेथोडोलॉजीज करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी. ऑफ कोर्स इफ यू हैव टू choose operation research as your research field, then you have to go further and you have to learn the new techniques. You have to go through the research papers or research articles which are being published recently, और techniques के साथ आपको update रहना पड़ता है research के लिए. Till the next lecture, take very good
care of yourself, your parents and your dear ones and the people around you. Allah Hafiz.